नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल धमाका जीके पर। दोस्तों आज मैं आपको करवाने जा रही हूँ यूथ कंपटीशन टाइम्स आरआरबी 2024 के नए एडिशन में दिए गए प्रश्नों को। दोस्तों आरआरबी सामान्य अध्ययन रेलवे विभाग की नहीं होने वाली भर्ती परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें सभी प्रश्नों को चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज करवाया गया है। सभी रेलवे की ग्रुप डी और एनटीपीसी स्टेज लेवल 1 और 2 की जो प्रीवियस ईयर परीक्षाएं हुई थी, उन सभी प्रीवियस ईयर परीक्षाओं के प्रश्नों को इसमें कवर करवाया गया है। दोस्तों सभी जो प्रश्न है वो आपकी आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इन प्रश्नों की वीडियो को पूरा जरूर देखें। और वीडियो में दिया गया कंटेंट पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और मेरे यूट्यूब चैनल धमाका जीके को सब्सक्राइब जरूर करें, इससे आगे भी आपको मेरी एग्जाम रिलेटेड वीडियो मिलती रहे। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों अभी तक हमने आरआरबी 2024 के नए एडिशन से कुल 9 टॉपिक को कवर कर लिया था और 9 टॉपिक में हमने 211 प्रश्नों को कवर किया था। और दोस्तों ये हमारा 10वां टॉपिक शुरू हो रहा है, गुप्त एवं गुप्तोत्तर साम्राज्य। और दोस्तों प्रश्न हमारे शुरू हो रहे हैं 212 प्रश्न से। दोस्तों प्रश्न हमें दिया गया है, प्रयाग प्रशस्ति जिसे इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख के रूप में भी जाना जाता है, हमें डैश की उपलब्धियों के बारे में जानकारी प्रदान करता है। प्रयाग प्रशस्ति जिसे इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख के रूप में भी जाना जाता है, हमें डैश की उपलब्धियों के बारे में जानकारी प्रदान करता है। दोस्तों आंसर इसका ऑप्शन डी समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त। प्रयाग प्रशस्ति से हमें गुप्त शासक समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी मिलती है। यह समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिशेन द्वारा रचित है। इसमें उन राज्यों का वर्णन है जिन पर समुद्रगुप्त ने विजय प्राप्त की थी। इसे इलाहाबाद स्तंभ लेख के रूप में भी जाना जाता है। इस प्रशस्ति को मूल रूप से कौशाम्बी में अशोक के स्तंभ पर उकेरा गया था। अकबर के समय जहांगीर इसे इलाहाबाद में स्थापित करवाया था। अकबर के समय जहांगीर ने इसे इलाहाबाद में स्थापित करवाया था। इस प्रशस्ति की भाषा संस्कृत तथा शैली चंपू है। इसमें कुल 33 पंक्तियां है। अगला है प्रश्न दोस्तों 213 प्रश्न, हर्षवर्धन निम्नलिखित में से किस वंश से संबंधित था? दोस्तों आंसर है इसका पुष्यभूति वंश से। सम्राट हर्षवर्धन 606 से 647 ईस्वी तक ये रहे थे दोस्तों। और उत्तर भारत में 7वीं शताब्दी के शक्तिशाली राज्य थानेश्वर के पुष्यभूति वंशी शासक प्रभाकर वर्धन का पुत्र था। इसने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाई तथा सम्राट हर्ष ने रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद नामक नाटकों की रचना की। रविकीर्ति का ऐहोल शिलालेख पुलिकेशन द्वितीय की डैश विजय पर विजय के बारे में विस्तार से वर्णन करता है। रविकीर्ति का ऐहोल शिलालेख पुलिकेशन द्वितीय की डैश पर विजय के बारे में विस्तार से वर्णन करता है। दोस्तों आंसर है इसका हर्ष। तो होगा दोस्तों इसका हर्ष। ऐहोल शिलालेख रविकीर्ति द्वारा लिखा गया था, जो पुलिकेशन द्वितीय के शासनकाल में एक जैन कवि था। रविकीर्ति का ऐहोल शिलालेख पुलिकेशन द्वितीय की हर्ष पर विजय के बारे में विस्तार से वर्णन करता है। ऐहोल शिलालेख कर्नाटक में स्थित है। ऐहोल शिलालेख कर्नाटक में स्थित है। निम्न में से कौन हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था? निम्नलिखित में से कौन हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था? दोस्तों आंसर है इसका जुआन जांग हवेनसांग, यानी कि हवेनसांग। और भी दोस्तों हमें इसमें दिए गए हैं कि कौन सा जो विदेशी राजदूत था वो किस शासक के शासनकाल में आया था। तो दोस्तों हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था हेनसांग, जो कि आपको दिया गया है जुएनजांग के नाम से भी, जुआनजांग के नाम से भी हेनसांग को जो है जाना जाता है। और चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था फाइयान। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इब्न बतूता। मोहम्मद गजनवी के शासनकाल में अलबरूनी। मोहम्मद गजनवी के शासनकाल में अलबरूनी। मारवर्मन कुलशेखर के शासनकाल में मार्को पोलो। मार्को पोलो दोस्तों ये इटली का जो है राजदूत था, इटली का विदेशी यात्री था मार्को पोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, उस महान व्यक्ति का नाम बताइए जिसने भारत में बीजगणित के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। आंसर है दोस्तों इसका आर्यभट्ट। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के एक महान ज्योतिषविद और गणितज्ञ थे। उन्होंने बीजगणित के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। आर्यभट्ट का जन्म पटना के कुसुमपुर में हुआ था। आर्यभट्ट का जन्म पटना के कुसुमपुर में हुआ था। हमें व्यक्ति दिए गए हैं, उनका कार्य क्षेत्र भी हमें बताया गया है। जो चरक थे वो महर्षि और आयुर्वेद विशारद थे। ब्रह्मगुप्त भारतीय गणितज्ञ थे। वराहमिहिर भारतीय गणितज्ञ थे। अगला है प्रश्न, इनमें से कौन सा राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे? दोस्तों आंसर है इसका बाणभट्ट। बाणभट्ट राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। बाणभट्ट ने हर्षचरित नामक पुस्तक की रचना की, जिसमें हर्षवर्धन के शासनकाल की जानकारी मिलती है। चीनी यात्री हेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। हर्षवर्धन स्वयं साहित्यकार था। प्रियदर्शिका रत्नावली नागानंद की रचना हर्षवर्धन ने की थी। चीनी यात्री हेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? चीनी यात्री हेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? दोस्तों आंसर है इसका हर्षवर्धन। हेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। हेनसांग 629 ईस्वी में चीन से भारत के लिए प्रस्थान किया।
भारत से वह 645 ईस्वी में चीन लौट गया। वह नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने तथा भारत से बौद्ध ग्रंथों के संग्रह के लिए आया था। इसका भ्रमण वृत्तांत की के नाम से प्रसिद्ध है और धातव्य है कि हिंसांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य शीलभद्र थे। हिंसांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य शीलभद्र थे। अगला है प्रश्न दोस्तों 219वां प्रश्न। डैश एक चीनी बौद्ध भिक्षु था जिसने नालंदा में बौद्ध शास्त्रों का अध्ययन किया था और 627 से 643 ईस्वी तक भारत की 17 वर्ष की लंबी यात्रा के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों आंसर है इसका हेन सांग। इनमें से कौन हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था? इनमें से कौन हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था? दोस्तों आंसर इसका हेन-सांग। इनमें से कौन सा चीनी यात्री नालंदा आया और छात्र और शिक्षक दोनों के रूप में रहा? दोस्तों आंसर इसका हेन-सांग। चीनी यात्री हेन-सांग हर्षवर्धन के शासनकाल में नालंदा आया तथा छात्र और शिक्षक दोनों के रूप में रहा। बाणभट्ट किस राजा के दरबारी कवि थे? हर्षवर्धन के बाणभट्ट 7वीं शताब्दी के संस्कृत गद्य लेखक और कवि थे। ये राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। इनके दो प्रमुख ग्रंथ हर्षचरित्रम तथा कादम्बरी है। इनके दोनों ग्रंथ संस्कृत साहित्य के महत्वपूर्ण ग्रंथ माने जाते हैं। अगला है दोस्तों प्रश्न 223वां प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्नों में से एक है? दोस्तों आंसर है इसका वराहमिहिर। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने 375 से 415 ईस्वी तक शासन किया। गुप्त साम्राज्य का यह समय भारत का स्वर्णिम युग भी कहा जाता है। चंद्रगुप्त ने गुप्त संवत की शुरुआत की। सांची अभिलेख में उन्हें देवराज कहा गया है। सांची अभिलेख में उन्हें देवराज जो है कहा गया है। चंद्रगुप्त के दरबार में नवरत्न निवास करते थे जिनमें कालिदास, वराहमिहिर, धन्वंतरि भट्ट, खरपर, शंकु, अमर सिंह, वेताल भट्ट, शपनक, रुचि थे। इनमें से किसे भारत के नेपोलियन के नाम से जाना जाता है? दोस्तों आंसर है इसका समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त वह चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र था। समुद्रगुप्त जो था दोस्तों वह चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र था। वह गुप्त वंश का एक महान योद्धा तथा कुशल सेनापति था। समुद्रगुप्त की विजयों के कारण इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने अपनी पुस्तक अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था। उपाधि है दोस्तों इसकी जो समुद्रगुप्त है इनकी उपाधि थी दोस्तों प्रमा क्रमांक, अप्रतिरत, सर्व, राजोचिता, लिच्छवी, दोहित्र आदि समुद्रगुप्त की उपाधियां हैं। अगला है प्रश्न 225वां। प्राचीन भारतीय इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण शासकों में से एक चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री का नाम बताएं। दोस्तों आंसर इसका प्रभावती गुप्त। चंद्रगुप्त द्वितीय 375 से 415 ईस्वी तक दोस्तों ये रहे थे और गुप्त वंश के शक्तिशाली शासक थे। इसने वैवाहिक संबंध और विजय दोनों तरह से साम्राज्य की सीमा का विस्तार किया। अपनी वैवाहिक नीति को इसने दो पड़ोसी राज्य नागाओं और वाकाटक के खिलाफ निर्देशित किया। इन दो शक्तियों को जीतना चंद्रगुप्त द्वितीय के लिए बहुत आवश्यक था ताकि शक क्षत्रपों को वश में किया जा सके। सबसे पहले चंद्रगुप्त ने नाग राजकुमारी कुबेर नागा से शादी की और इनको मित्र बनाया तथा चंद्रगुप्त अपनी बेटी प्रभावती गुप्त का विवाह महाराष्ट्र के वाकाटक शासक रुद्रसेन द्वितीय से किया। इस तरह वह महाराष्ट्र और मध्य भारत में अपनी शक्ति को मजबूत किया। विक्रमादित्य किस प्रसिद्ध गुप्त शासक का एक अन्य नाम है? विक्रमादित्य किस प्रसिद्ध शासक का एक अन्य नाम है? दोस्तों आंसर है इसका चंद्रगुप्त द्वितीय का। चंद्रगुप्त द्वितीय जिनको संस्कृत में विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है गुप्त वंश के एक शक्तिशाली सम्राट थे। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य समुद्रगुप्त के उत्तराधिकारी थे। इनके शासनकाल में चीनी बौद्ध यात्री फाहियान भारत आया। सुप्रसिद्ध काव्य मेघदूत इनमें से किसकी कृति है? दोस्तों आंसर इसका कालिदास की। कालिदास 3री-4थी शताब्दी में गुप्त साम्राज्य में संस्कृत भाषा के महान कवि और नाटककार थे। अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास का एक प्रसिद्ध नाटक है। कालिदास की प्रमुख कृतियां निम्न है। नाटक है जिनमें अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, मालविक अग्निमित्रम और महाकाव्य है इनके रघुवंशम और कुमार संभवम और खंड काव्य इनके मेघदूतम और ऋतुसंहारम। प्रशस्ति में किस राजवंश के शासकों ने अपनी उपलब्धियां लिखी थी? प्रशस्ति में किस राजवंश के शासकों ने अपनी उपलब्धियां लिखी थी? दोस्तों आंसर है इसका गुप्त वंश ने। गुप्त वंश के अंतर्गत शासकों ने अपनी प्रशस्ति में अपनी उपलब्धियां लिखवाई थी। प्रशस्ति अपने शासकों की प्रशंसा में कवियों द्वारा रचित शिलालेखों की एक भारतीय शैली है। प्रशस्ति का सबसे प्रसिद्ध उदाहरण खारवेल का हाथी गुम्फा शिलालेख है जो प्राकृतिक और ब्राह्मी लिपि में लगभग 1ली शताब्दी ईसा पूर्व में लिखा हुआ माना जाता है। अगला है दोस्तों प्रश्न हमारे सामने
गुप्त साम्राज्य के निम्नलिखित राजाओं में से कौन एक अच्छा वीणावादक भी था? दोस्तों आंसर है इसका समुद्रगुप्त। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त हुआ। समुद्रगुप्त को गुप्त वंश के महानतम शासक एवं एक अच्छा वीणावादक के रूप में भी जाना जाता है। इसने आर्यावर्त के 9 शासकों और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित किया। इन विजयों के कारण इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त विष्णु का उपासक था। समुद्रगुप्त जो है वो विष्णु का उपासक था और इसे संगीत प्रेमी भी कहा गया है। ऐसा अनुमान है कि उसके सिक्कों पर उसे वीणा वादन करते हुए दिखाया जाने से ये लगाया गया है। अनुमान जो ये लगाया गया है कि वो एक जो है संगीत प्रेमी थे, तो वो वीणा वादन करते हुए उन्हें दिखाया गया है उनके सिक्कों पर। 230 है, किस युग को प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है? दोस्तों आंसर है इसका गुप्त साम्राज्य 4वीं शताब्दी। गुप्त साम्राज्य 4वीं शताब्दी। गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग माना जाता है। गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग माना जाता है। इसे भारतीय संस्कृति के प्रचार प्रसार, धार्मिक सहिष्णुता, आर्थिक समृद्धि तथा शासन व्यवस्था की स्थापना काल के रूप में भी जाना जाता है। मूर्तिकला के क्षेत्र में देखें तो गुप्त काल में बरहुत, अमरावती, सांची तथा मथुरा इस काल के प्रसिद्ध मूर्तियों के निर्माण का काल था। चित्रकारी के क्षेत्र में अजंता, एलोरा तथा बाघ की गुफाओं में की गई चित्रकारी है। विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी में आर्यभट्ट जहां पृथ्वी की त्रिज्या की गणना की और सूर्य केंद्रित ब्रह्मांड का सिद्धांत दिया, वहीं दूसरी ओर महावीर ने चंद्र कैलेंडर की शुरुआत की। अगला है प्रश्न, किस काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है? गुप्त काल को। गुप्त काल को। नालंदा विश्वविद्यालय को विश्व के महान प्राचीन विश्वविद्यालयों में से एक तथा महत्वपूर्ण बौद्ध शैक्षणिक उत्कृष्टता केंद्र माना जाता है। इसकी स्थापना किस भारतीय शासक ने की थी? दोस्तों आंसर है इसका कुमारगुप्त प्रथम ने। नालंदा विश्वविद्यालय को विश्व के महान प्राचीन विश्वविद्यालयों में से एक महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है। इसकी स्थापना गुप्त वंश के शासक कुमारगुप्त प्रथम ने 415 से 455 ईसा पूर्व ने बिहार राज्य के नालंदा जिले में करवाया था। महायान बौद्ध धर्म के इस विश्वविद्यालय में हीनयान बौद्ध के साथ अन्य धर्मों की शिक्षा दी जाती थी। हेनसांग के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति शीलभद्र थे। 1193 ईस्वी में तुर्क सेनापति बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गुप्त साम्राज्य की बागडोर किसने संभाली? दोस्तों आंसर है इसका समुद्रगुप्त ने। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गुप्त साम्राज्य की बागडोर जो है वो समुद्रगुप्त ने संभाली। समुद्रगुप्त गुप्त राजवंश के चौथे शासक थे। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद प्रतिहार, पाल एवं राष्ट्रकूट वंश के राजाओं ने डैश पर अधिपत्य प्राप्त करने के लिए दूसरे के साथ युद्ध किया। दोस्तों आंसर है इसका कन्नौज। दोस्तों आंसर है इसका कन्नौज पर। हर्ष के पश्चात कन्नौज विभिन्न शक्तियों का केंद्र बन गया। 8वीं शताब्दी में कन्नौज पर अधिकार करने के लिए 3 बड़ी शक्तियों पाल, प्रतिहार तथा राष्ट्रकूट के बीच संघर्ष आरंभ हो गया। यह संघर्ष लगभग 200 वर्षों तक चला। त्रिपक्षीय संघर्ष के फलस्वरूप कन्नौज पर अंतिम रूप से गुर्जर प्रतिहार शासकों का अधिकार हो गया। अगला है दोस्तों प्रश्न, 4वीं शताब्दी की शुरुआत में गुप्तों ने डैश में एक छोटा सा साम्राज्य स्थापित कर लिया था। आंसर है दोस्तों इसका मगध। 4वीं शताब्दी में उत्तर भारत के मगध में एक नए वंश का उदय हुआ। 4वीं शताब्दी में उत्तर भारत के मगध में एक नए वंश का उदय हुआ। इस वंश का नाम था गुप्त वंश। इस वंश के संस्थापक श्री गुप्त थे। मौर्य वंश के पतन के बाद नष्ट हुई मगध की राजनीतिक एकता को पुनः स्थापित करने का श्रेय गुप्त वंश को है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा नगर गुप्त वंश की राजधानी था? निम्नलिखित में से कौन सा नगर गुप्त वंश की राजधानी था? दोस्तों आंसर है इसका पाटलिपुत्र। कुषाणों के पतन के बाद उत्तर भारत में अनेक राज्यों का उदय हुआ, जिनमें से मगध में गुप्त राजवंश भी एक था। गुप्त वंश का संस्थापक श्री गुप्त था। इसके बाद घटोत्कच शासक हुआ। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। गुप्तों की राजधानी पाटलिपुत्र आधुनिक पटना थी। गुप्त साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक कौन थे? दोस्तों आंसर है इसका श्री गुप्त। गुप्त वंश का संस्थापक श्री गुप्त था, जिसने महाराज की उपाधि धारण की थी। श्री गुप्त के बाद उसका पुत्र घटोत्कच गुप्त वंश का शासक बना। इसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम राजा बना, जो गुप्त वंश का शक्तिशाली शासक था। चंद्रगुप्त प्रथम को ही गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। चंद्रगुप्त प्रथम को ही गुप्त वंश का वास्तविक जो है संस्थापक माना जाता है। दोस्तों आगे हमारे पास प्रश्न 238वां प्रश्न, गुप्त काल के दौरान चीन के किस यात्री ने
भारत का भ्रमण किया था? दोस्तों आंसर है इसका फाहियान ने। गुप्त काल के दौरान चीनी यात्री फाहियान भारत आया था, वह चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। फाहियान की भारत यात्रा का उद्देश्य बौद्ध हस्तलिपियों एवं बौद्ध स्मृतियों को खोजना था। इसलिए फाहियान ने उन्हीं स्थानों के भ्रमण को महत्व दिया जो बौद्ध धर्म से संबंधित थे। हर्षवर्धन के राज्यसभा कवि कौन थे? हर्षवर्धन के राज्यसभा कवि कौन थे? दोस्तों आंसर है इसका बाण भट्ट। बाण भट्ट हर्षवर्धन की राज्यसभा के दरबारी कवि थे। ये संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। इन्होंने हर्षचरित एवं कादम्बरी की रचना की थी। चंद्रवरदाई पृथ्वीराज चौहान के राजकवि थे। इन्होंने पृथ्वीराज रासु की रचना की थी। जयदेव लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि थे। इन्होंने गीत गोविंद की रचना की थी। हर्ष की मृत्यु के बाद 7वीं शताब्दी के आस पास डैश प्रभुत्व में आए और उनके काल को भारत के अंधे युग के रूप में भी जाना जाता था। दोस्तों आंसर है इसका राजपूत। राजपूत हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात उसका संपूर्ण साम्राज्य छोटे छोटे राज्यों में बट गया, जिसमें अधिकांश राज्य के शासक राजपूत जाति के थे। 7वीं से 12वीं सदी भारतीय इतिहास में राजपूत युग के नाम से जानी जाती है। 7वीं से लेकर 12वीं सदी तक जो है वो भारतीय इतिहास में राजपूत युग के नाम से जाने जाती है। हर्ष की मृत्यु के बाद राजपूतों, जिनमें गुज्जर प्रतिहार पाल तथा राष्ट्रकूटों में त्रिकोणात्मक संघर्ष हुआ, जिसमें गुज्जर प्रतिहार वंश विजयी हुए जो है विजयी हुए और कन्नौज पर उनका आधिपत्य हुआ। 241वां दोस्तों प्रश्न दिया गया है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने गुप्त साम्राज्य का डैश ईस्वी में गुजरात तक विस्तार कर लिया था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने गुप्त साम्राज्य का डैश ईस्वी में गुजरात तक विस्तार कर लिया था? दोस्तों आंसर है इसका 390 ईस्वी में। चंद्रगुप्त द्वितीय ने गुप्त साम्राज्य का 390 ईस्वी में गुजरात तक विस्तार कर लिया था। दोस्तों वीडियो में दी गया कंटेंट पसंद आ रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे यूट्यूब चैनल धमाका जीके को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आगे भी आपको मेरी एग्जाम रिलेटेड वीडियो मिलते रहे। दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न हमारे पास 242वां प्रश्न, चीनी यात्री इस सिंह डैश में 3 वर्ष ठहरकर संस्कृत सीखा था? चीनी यात्री इस सिंह डैश में 3 वर्ष ठहरकर संस्कृत सीखा था? दोस्तों आंसर है इसका त्रामलिप्ति। त्रामलिप्ति। इस सिंह जो है वो चीनी बौद्ध यात्री था। इस सिंह जो है वो चीनी बौद्ध यात्री था। यह 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया। वह दक्षिण के समुद्री मार्ग से होकर भारत आया। सुमात्रा तथा लंका होते हुए वह त्रामलिप्ति पहुंचा। सुमात्रा तथा लंका होते हुए त्रामलिप्ति पहुंचा, जहाँ 3 वर्षों तक रहकर यानी कि ठहरकर उसने संस्कृत का अध्ययन किया। दोस्तों आगे हमारे पास 11वां टॉपिक, दक्षिण भारतीय राजवंश, जिसमें हम पढ़ेंगे दोस्तों चोल, चालुक्य, पल्लव और संगम वंश से संबंधित प्रश्न दोस्तों दिए गए हैं हमारे सामने। 243वां, संगम साहित्य की रचना किस शास्त्रीय भाषा में हुई? संगम साहित्य की रचना किस शास्त्रीय भाषा में हुई थी? दोस्तों आंसर है इसका तमिल शास्त्रीय भाषा में। संगम साहित्य की रचना तमिल भाषा में हुई थी। संगम साहित्य की रचना तमिल भाषा में हुई थी। ऐतिहासिक युग के प्रारंभ में दक्षिण भारत का क्रमबद्ध इतिहास जिस साहित्य से प्राप्त होता है उसे संगम साहित्य कहा जाता है। संगम युग के दौरान दक्षिण भारत पर 3 राजवंशों चैर, चोल और पांड्यों का शासन था। संगम कालीन प्रमुख रचनाएं हैं तोलकाप्पियम, इत्थुथोके तथा शिल्पाधिकारम आदि है। अगला है दोस्तों प्रश्न, चोल शिलालेख से उल्लिखित गुरुकुल के अनुरक्षण हेतु प्रदान की गई भूमि को डैश कहा जाता था? दोस्तों आंसर है इसका शाला भोग। चोल शिलालेख में उल्लिखित गुरुकुल के अनुरक्षण हेतु प्रदान की गई भूमि को शाला भोग कहा जाता था। ब्रह्मादेव ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि थी। वहीं वेल्लन बगाई गैर ब्राह्मणों एवं किसानों को प्रदान की गई भूमि थी। पालीचंदम जैन संस्थाओं को प्रदान की गई भूमि थी। डैश होयसल साम्राज्य की राजधानी थी? दोस्तों आंसर इसका द्वार समुद्र। होयसल यादवों के वंशज थे तथा ये चोल तथा पश्चिमी चालुक्यों के सामंत थे। होयसल यादवों के वंशज थे तथा ये चोल या पश्चिमी चालुक्यों के सामंत थे। ये कर्नाटक के एक छोटे से भाग पर शासन करते थे। होयसल वंश की स्थापना विष्णुवर्धन ने की थी। होयसल वंश की स्थापना विष्णुवर्धन ने की थी। इनकी राजधानी दार समुद्र थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से किस राजवंश ने दक्षिण पूर्व एशिया में शिपिंग उद्यम स्थापित किए? दोस्तों आंसर है इसका चोल वंश ने।
चोल राजवंश पेन्नार और कावेरी नदियों के बीच पूर्वी समुद्र तट पर स्थित था। इस राजवंश की स्थापना विजयालय ने 850 से 887 में की थी। चोल कालीन प्रमुख बंदरगाह महाबलीपुरम, कावेरी पत्तनम, शलियूर और कई आदि थे। राजा सिंह विष्णु डैश वंश के शासक थे। राजा सिंह विष्णु डैश वंश के शासक थे। दोस्तों आंसर है पल्लव वंश के। राजा सिंह विष्णु जो कि 575 से 600 ईस्वी तक ये दोस्तों रहे थे, पल्लव वंश के शासक थे। सातवाहनों के दशावशेषों पर निर्मित होने वाले पल्लव वंश की स्थापना इन्होंने की थी। सातवाहन साम्राज्य के दक्षिण पूर्वी भाग में शासन करने वाले पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम तमिलनाडु में थी। उल्लेखनीय है कि संस्कृत भाषा के प्रसिद्ध कवि व किराता अर्जुनीयम के रचयिता भारवी सिंह विष्णु के दरबार में रहते थे। पुलिकेशन प्रथम और पुलिकेशन द्वितीय नामक शासक डैश से संबंधित थे। दोस्तों आंसर है इसका चालुक्य वंश से। वतापी के चालुक्य वंश की स्थापना राजा जयसिंह ने की थी। इसकी राजधानी वतापी बीजापुर के निकट थी। इस वंश के प्रमुख शासक थे पुलिकेशन प्रथम, कीर्तिवर्मन, पुलिकेशन द्वितीय, विक्रमादित्य, विनयादित्य या विजयादित्य। इन सब में से सबसे प्रतापी राजा पुलिकेशन द्वितीय था। पुलिकेशन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराकर परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। पुलिकेशन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराकर परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। इसने दक्षिणापथेश्वर की भी उपाधि धारण की थी। इसने दक्षिणापथेश्वर की भी उपाधि धारण की थी। वतापी के चालुक्य वंश का अंतिम राजा कीर्तिवर्मन द्वितीय था, जिसे दंतीदुर्ग ने परास्त कर राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी। पुलिकेशन द्वितीय किस राजवंश का सर्वाधिक प्रख्यात शासक था? तो आंसर है चालुक्य। पुलिकेशन द्वितीय वतापी के चालुक्य वंश का प्रतापी शासक था। यह कीर्तिवर्मन वर्मन प्रथम का पुत्र था। पुलिकेशन द्वितीय के युद्ध एवं विजय के विषयों में जानकारी ऐहोल अभिलेख से मिलती है। पुलिकेशन द्वितीय वतापी के चालुक्य वंश का प्रतापी शासक था। यह कीर्ति वर्मन प्रथम का पुत्र था। पुलिकेशन द्वितीय के युद्ध एवं विजयों के विषयों में जानकारी ऐहोल अभिलेख से मिलती है। इसकी रचना उसके समकालीन कवि रवि कीर्ति ने की थी। पुलिकेशन द्वितीय ने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर हराकर संपूर्ण दक्षिण भारत को अपने नियंत्रण में कर लिया। हर्षवर्धन को पराजित करने के पश्चात पुलिकेशन द्वितीय ने अपना दूसरा नाम परमेश्वर रखा। लोहे नरसी अभिलेख में पुलिकेशन द्वितीय को पूर्व एवं पश्चिमी पयोधी का स्वामी कहा गया है। लोहे नेर अभिलेख में पुलिकेशन द्वितीय को पूर्व एवं पश्चिमी पयोधी का स्वामी कहा गया है। इस अभिलेख में इसे परम भागवत कहा गया है। इस अभिलेख में इसे परम भागवत जो है वो कहा गया है। अगला है दोस्तों प्रश्न 250 प्रश्न। डैश 7वीं और 8वीं सदी में बहुत शक्तिशाली हो गए तथा कांचीपुरम उनकी राजधानी थी। पल्लव की। दोस्तों आंसर है पल्लवों की राजधानी थी कांचीपुरम। 7वीं और 8वीं सदी में पल्लव एक शक्तिशाली वंश के रूप में स्थापित हुए, जिसका वास्तविक संस्थापक श्री विष्णु 570 से 600 ईस्वी को माना जाता है। इन्होंने अवनी सिंह की उपाधि धारण की थी। इस वंश के सबसे प्रतापी शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कांची के कैलाशनाथ तथा ऐरावतेश्वर मंदिर और महाबलीपुरम के तटीय मंदिर का निर्माण कराया था। कांची डैश की राजधानी थी पल्लव की। डैश पांड्य वंश की राजधानी थी। डैश पांड्य वंश की राजधानी थी मदुरै। दोस्तों आंसर है मदुरै। तमिल प्रदेश का इतिहास मुख्य रूप से 3 राजवंशों का रहा है, चोल, चेर, पांड्य। पांड्य राजवंश का साम्राज्य तमिल प्रदेश के दक्षिण पूर्वी छोर पर बेल्लारी नदी के किनारे स्थित है। पांड्यों की राजधानी का नाम मदुरै था। पांड्यों की राजधानी का नाम मदुरै था। डैश ने मदुरै के आसपास के क्षेत्र पर शासन किया और 13वीं शताब्दी में सर्वोच्चता प्राप्त की। दोस्तों आंसर है ऑप्शन डी पांड्या ने। पांड्य वंश के शासकों ने मदुरै पर शासन किया। पांड्य वंश का इतिहास 3 चरणों में विभाजित किया जाता है। संगम कालीन पांड्य राज्य, कंडूगोन द्वारा स्थापित प्रथम पांड्य साम्राज्य, सुंदर पांड्य द्वारा स्थापित द्वितीय पांड्य साम्राज्य। तमिल रचना संगम साहित्य से पांड्य वंश की जानकारी जो है वो प्राप्त होती है। मदुरै दक्षिण भारत के तमिलनाडु राज्य का एक मुख्यालय नगर है। यह नगर अपने प्राचीन मंदिरों के लिए जाना जाता है। यहाँ का मुख्य आकर्षण मीनाक्षी मंदिर है। पूर्व चोल राजाओं में से किसे सबसे महान माना जाता है? पूर्व चोल राजाओं में से किसे सबसे महान माना जाता है? करिकाल को। चोलों की प्रारंभिक राजधानी उत्तरी मनोलूर थी। बाद में उरेयूर व तंजावुर बनी। संगम कालीन
तीनों राज्यों में सर्वप्रथम चोलों का अभ्युदय हुआ। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक करिकला था, जिसने वन्नी के युद्ध में पांड्य तथा चेर सहित 11 राजाओं को हराया। करिकाल ने कावेरी नदी के तट पर पुहारपत्तन कावेरीपत्तनम नामक नगर की स्थापना की। करिकाल ने कावेरी नदी के तट पर पुहारपत्तन कावेरीपत्तनम नामक नगर की स्थापना की। चोलों का प्रमुख बंदरगाह कावेरीपत्तनम तथा राजकीय चिहनबाग था। पल्लव वंश के कौन से राजा संस्कृत नाटक भी लिखा करते थे? दोस्तों आंसर है इसका ऑप्शन बी महेंद्र वर्मन। पल्लव वंश के राजा महेंद्र वर्मन प्रथम 600 से 600 ईस्वी तक के समय में पल्लव साम्राज्य न केवल राजनीतिक दृष्टि से बल्कि सांस्कृतिक, साहित्यिक एवं कलात्मक दृष्टि से भी अपने चरमोत्कर्ष पर था। महेंद्र वर्मन प्रथम ने मतविलास, प्रहसन तथा भगवद्गीता जैसे महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना की थी तथा संस्कृत में भी कई नाटक लिखे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किस चालुक्य राजा ने कन्नौज के राजा हर्ष को पराजित किया था? दोस्तों आंसर है इसका पुलिकेशिन द्वितीय ने कन्नौज के राजा हर्ष को बादामी के चालुक्य शासक पुलिकेशिन द्वितीय ने नर्मदा नदी के तट पर हराया था। दोनों राजाओं की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षाओं ने संघर्ष को अनिवार्य बना दिया था। चोल राजवंश के अंतिम शासक कौन थे? चोल राजवंश के अंतिम शासक कौन थे? राजेंद्र चोल तृतीय। चोल वंश का अंतिम शासक अधिराजन या राजेंद्र चोल तृतीय था। विजयालय ने 850 ईस्वी में चोल वंश की स्थापना की, जिसकी राजधानी तंजौर थी। विजयालय ने 850 ईस्वी में चोल वंश की स्थापना की, जिसकी राजधानी तंजौर थी। यह राज्य पेन्नार एवं कावेरी नदियों के बीच पूर्वी तट पर अवस्थित था। 258 प्रश्न है दोस्तों, कौन से चोल राजा ने मालदीव के द्वीपों पर दरियाई विजय पाई थी? कौन से चोल राजा ने मालदीव के द्वीपों पर दरियाई विजय पाई थी? दोस्तों आंसर है इसका राज ने मालदीव के द्वीपों पर दरियाई विजय प्राप्त की थी। इसकी अन्य विजय केरल, पांडे सिंहल एवं पश्चिमी गंग थी। राज की प्रथम विजय केरल थी, जबकि अंतिम विजय मालदीव थी। प्रारंभिक चेर वंशीय राजाओं ने किन राज्यों पर शासन किया था? प्रारंभिक चेर वंशीय राजाओं ने किन राज्यों पर शासन किया था? दोस्तों आंसर है इसका तमिलनाडु और केरल पर। प्रारंभिक चेर वंश के राजाओं ने तमिलनाडु और केरल राज्यों पर शासन किया था। प्रारंभिक चेर वंश के राजाओं ने तमिलनाडु और केरल राज्यों पर शासन किया था। चेरों का शासन काल संगम साहित्य युग के पूर्व आरंभ हुआ था। उसमें आधुनिक त्रावणकोर, कोचीन, मालाबार, कोयम्बटूर और सलेम दक्षिणी जिलों के प्रदेश सम्मिलित थे। 260 प्रश्न दोस्तों, इस भारतीय राजा ने पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों को जीतने के लिए नौसैनिक शक्ति का इस्तेमाल किया था? दोस्तों आंसर है इसका राजेंद्र चोल ने। भारतीय राजा राजेंद्र चोल ने दक्षिण पूर्व एशिया को जीतने के लिए नौसैनिक शक्ति का इस्तेमाल किया। भारत के इतिहास में केवल चोल वंशी है जिसने नौसेना पर अधिक ध्यान दिया। इसने गंगईकोंड की उपाधि धारण की थी। दोस्तों आगे हमारे पास अब शुरू हो रहा है 12वां टॉपिक, सीमावर्ती राजवंश। सीमावर्ती राजवंश तो और दोस्तों प्रश्न है 261वें प्रश्न से, 9वीं शताब्दी में स्थापित प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने कराई थी? 9वीं शताब्दी में स्थापित प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने कराई थी? दोस्तों आंसर है इसका धर्मपाल ने। पाल वंश का संस्थापक गोपाल 750 ईस्वी था। पाल वंश का संस्थापक गोपाल 750 ईस्वी था। पाल शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। गोपाल उदंतपुरी में एक मठ का निर्माण करवाया था। पाल वंश का सबसे महान शासक धर्मपाल था, जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय भागलपुर बिहार की स्थापना की थी। धर्मपाल ने सर्वप्रथम पाल वंश की ओर से त्रिपक्षीय संघर्ष में हिस्सा लिया था। 262वां दोस्तों प्रश्न है, सबसे प्रसिद्ध पशुचारण और शिकारी जनजातियां मंगोल बसे हुए हैं। सबसे प्रसिद्ध पशुचारण और शिकारी जनजातियों मंगोल बसे हुए हैं डैश में। दोस्तों आंसर है इसका ऑप्शन डी मध्य एशिया में। मंगोल मध्य एशिया में रहने वाली एक जनजाति है। मंगोल मध्य एशिया में रहने वाली एक जनजाति है। ये वर्तमान में मंगोलिया, चीन व रूस में निवास करते हैं। ये शिकारी, तीरंदाजी एवं घुड़सवारी में कुशल थे। चंगेज खान भी मंगोल था। विंध्य शक्ति डैश वंश के संस्थापक थे। विंध्य शक्ति डैश वंश के संस्थापक थे। दोस्तों आंसर इसका वाकाटक। विंध्य शक्ति वाकाटक राजवंश के संस्थापक थे। वाकाटक राजवंश मध्य प्रदेश के ऊपरी भाग पर तथा बरार आंध्र प्रदेश तक विस्तृत था। विंध्य शक्ति का उल्लेख वायु पुराण तथा अजंता लेख में मिलता है। इस वंश का सबसे शक्तिशाली राजा
पवरसेन प्रथम था। पवरसेन इस वंश का इकलौता शासक था जिसने सम्राट की उपाधि धारण की थी। 264वां दोस्तों प्रश्न दिया गया है, पाल राजवंश का पहला शाह राजा कौन था? पाल राजवंश का पहला राजा कौन था? दोस्तों आंसर है इसका गोपाल। गोपाल पाल वंश का संस्थापक एवं प्रथम राजा गोपाल 750 ईस्वी में था। 750 ईस्वी में था। दोस्तों ये हमारा अंतिम प्रश्न है 265वां प्रश्न। इनमें से कौन सा राजवंश दक्षिण भारत से संबंध नहीं है? इनमें से कौन सा राजवंश दक्षिण भारत से संबंध नहीं है? दोस्तों आंसर है इसका पाल। पांड्य, सातवाहन तथा पल्लव वंश दक्षिण भारत के प्रसिद्ध राजवंश है, जबकि पाल वंश की स्थापना बंगाल में भोपाल ने की थी। पाल वंश की राजधानी मुंगेर थी। पाल वंश की राजधानी मुंगेर थी। पाल वंश की राजधानी मुंगेर थी। पाल वंश का द्वितीय शासक धर्मपाल 770 से 810 ईस्वी में हुआ, जिसके काल में त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत हुई। इसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय एवं सोमपुर महाविहार की स्थापना की तथा नालंदा विश्वविद्यालय का जीर्णोद्धार कराया। इसका उत्तराधिकारी देवपाल हुआ। इसी के काल में जावा के शैलेंद्र शासक बालपुत्र देव ने नालंदा में बौद्ध विहार बनवाया। पाल वंश का अंतिम शासक रामपाल हुआ। पाल वंश का अंतिम शासक रामपाल हुआ। दोस्तों इसी अंतिम प्रश्न के साथ आरआरबी सामान्य अध्ययन 2024 के नए एडिशन में 265 प्रश्न तक हमारे पूरे कवर होते हैं। दोस्तों वीडियो में दिया गया कंटेंट पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे यूट्यूब चैनल धमाका जीके को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आगे भी आपको मेरी एग्जाम रिलेटेड वीडियो मिलते रहे। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।